ठीक है, तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आज स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकता है बीच में। ठीक है, स्टार्ट। बेटा सबसे पहले बात आती है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, तो अगर हिस्ट्री पर जाए, इसकी हिस्ट्री पर अगर देखें तो इनिशियल टाइम पर बेंजामिन फ्रैंकलिन प्लस विलियम गिलबर्ट, बहुत सारे ऐसे, और थेल्स नाम करके एक वैज्ञानिक थे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके पीछे रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया, अचानक से कुछ घटनाएं घटती चली गई जिसके आधार पर फिर वो रिजल्ट निकलते चले गए बाद में। तो सबसे पहले थेल्स ने क्या किया था, सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई थी थेल्स से। थेल्स ने सबसे पहले क्या किया कि एक बिल्ली की खाल थी उनके पास जिसको आबनूस कहते थे, और एक रॉड थी, सिल्क की रॉड। उन्होंने उसको रब किया, और रब करने के बाद जब उसको फेंक दिया तो वो छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे रुई के कण, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो माइंड में, उनके माइंड में क्वेश्चंस अराइज हुए कि भैया ये ऐसा क्या हो गया कि मैंने रब करके फेंक दिया, तो इसमें अट्रैक्ट करने की पावर आ गई। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बाद रिसर्च किया और फाइनली ये पता चला कि जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर देते हैं, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर दिया जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो किसकी वजह से बेटा, रब करने की वजह से, रगड़ने की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस का सेंस मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने को या फिर रिपेल करने का अगर प्रॉपर्टी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द कॉज, ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। अब ये क्यों आते हैं, मतलब चार्जेस क्यों हो जाता है, चार्ज क्यों होता है, तो ड्यू टू रबिंग, रबिंग होने की वजह से, रब होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी होगी कि वो किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, वो बॉडी क्या कहलाएगी, चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। द बॉडी विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज चार्ज्ड बॉडी। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, डेफिनेशन में लिख दूं, मैंने 10th क्लास में भी लिखवाया था। 10th क्लास में अगर आपको याद होगा तो डेफिनेशन में लिखवाई, द कॉज ड्यू टू व्हिच, ड्यू टू व्हिच अ बॉडी हैविंग प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल स्मॉल particles is called electric charge। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस बेटा दो तरीके से जनरेट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो दो तरीके से जनरेट किए जा सकते हैं। पहला मेथड तो आप जान गए, रबिंग, रब करके, रगड़ करके आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़िए, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होंगे और दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, इक्वली चार्ज हो जाती है। ये भी मैं अभी समझाऊंगा कि इक्वली चार्ज कैसे होती है। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरा क्या मेथड होगा। दूसरा मेथड क्या होगा कि बॉडी को चार्ज किया जा सके। तो दूसरा मेथड है बेटा इंडक्शन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन एक मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी में चार्ज जनरेट कर सकते हैं।
बाय इंडक्शन मेथड। अब व्हाट इज इंडक्शन मेथड, इंडक्शन होता क्या है और इंडक्शन किस में जनरेट किया जा सकता है? क्या इंडक्शन हर एक सब्सटेंस में जनरेट किया जा सकता है? तो नहीं, इंडक्शन प्रोसेस से चार्जेस जनरेट किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में। इंसुलेटर्स में इंडक्शन प्रोसेस से चार्जेस जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर इंडक्शन प्रोसेस से जनरेट किया जा सकता है चार्जेस। अब कैसे जनरेट होते हैं चार्जेस इंडक्शन प्रोसेस से, वो आप समझिएगा। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा आपने, जिसको नोट ना किया हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसको ले लेंगे, इसके अलावा उसको ले लेंगे। बेटा दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहला मेथड आपने समझ लिया, चार्ज कैसे करेंगे। पहला मेथड क्या है, चार्ज करने का पहला मेथड क्या है, रबिंग। रब करके आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे आपने बचपन में किया भी होगा, छोटे छोटे पेपर के छोटे छोटे पीसेस लगा के रख दिए होंगे, उसके बाद बाल से स्केल को रगड़ा होगा, रब किया होगा, उसके बाद फिर छोटे छोटे पीसेस को आपने अट्रैक्ट किया होगा बचपन में, छोटे छोटे जब किया है सभी ने एक्सपेरिमेंट। बढ़िया, सब समझदार बच्चे हैं, पहले से एक्सपेरिमेंट करके बैठे हैं। चलिए इंडक्शन मेथड देखते हैं क्या होता है। तो इंडक्शन में देखो होता क्या है, मान लीजिए कंडक्टर है कोई, एक मेटल है, एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को हमें चार्ज करना है, इस कंडक्टर को हमें चार्ज करना है। रॉड ले सकते हो, रॉड लेने से ज्यादा समझ आएगा। रॉड ले, एक कंडक्टर ले लिया रॉड, ये रॉड सबको कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर होगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं बताओ भाई, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। अब इसको हमें चार्ज करना है, इस कंडक्टर को हमें चार्ज करना है बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड। अभी इंडक्शन समझ में आ जाएगा। तो हम करते क्या है, हमारे पास एक पहले से चार्ज कोई रॉड ले लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। हमने एक रॉड ले लिया जिस रॉड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने एक रॉड ले ली और इस रॉड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही इस रॉड को हम इसके नजदीक लेकर के आएंगे, इस रॉड को जैसे ही हम इस रॉड के नजदीक लेकर के आते हैं, तो हम ये देखते हैं इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, इसका मतलब है इसके इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे, वो इस कॉर्नर पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। और इस पर अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हुआ है तो उसका न्यूक्लियस जो होगा वो सभी न्यूक्लियस जो है वो दूसरे साइड शिफ्ट होने लगे। तो इसका एक साइड पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हमने रब नहीं किया, हमने क्या किया, इंड्यूस किया। इंड्यूस किया करने का मतलब है कि हमने इस रॉड को इस रॉड के पास लेकर के गए, बस इतना ही काम किया, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं इंडक्शन मेथड। बोलो बेटा ईमान से। मेटल्स जो होते हैं बेटा, जो मेटल्स होते हैं, अब जैसे सिल्क है और मेटल रॉड है, तो मेटल जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है। डिपेंड ये करता है कि हम दो ऑब्जेक्ट को जो रब कर रहे हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो उसके अगेंस्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है बेटा, हर बार फिक्स नहीं रहता, बट ये है कि वो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा किसमें। क्लियर है, इंडक्शन समझ में आया, व्हाट इज इंडक्शन।
इंडक्शन में बेटा हम रियल में इसको टच नहीं कराते हैं, रब नहीं कराते हैं, बट क्या करते हैं इसके पास लेकर के जाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड पर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर अगर अरेंज हो गए हैं तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के जो सब्सटेंस होंगे वो सब एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस अलग अलग बन जाते हैं। तो किसी भी रॉड को हम चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड या फिर बाय रबिंग मेथड। दो तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पहले से पता होगा। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं ये आपको पता है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, टू टाइप। चार्जेस कितने टाइप के होंगे बेटा? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है बेटा? तो पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कितना चार्ज होता है बेटा? एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बता सकता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of electric charge. Coulomb is the unit of electric charge. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb का प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव मत, ये पॉजिटिव मत कर देना। ठीक है, पता चला कि ये साइन ही चेंज कर दिया, उसको मत करना पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया सबको? फिर मैं समझा दूं आपको कि क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है। अगर मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैकिनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बताइए उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज? बताइए बेटा। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी कंडक्टर में या किसी भी इंसुलेटर में, किसी भी सब्सटेंस की बात मैं कर रहा हूं, किसी में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो? गुड, इस चीज को याद रखिएगा। जिसको नहीं पता था वो जान लीजिए कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाए, तो कैसा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर है बात बेटा? सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। रब करें इसको, जितनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जरूर जाइएगा। प्रॉपर्टीज तो पता है ना, चार्जेस की प्रॉपर्टीज। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। गुड, मतलब काफी कुछ चीजें जानकारी है, याद है, पढ़े हो क्या? तभी। हाँ, चलो बढ़िया, पढ़े हो तो अच्छी बात है। अब क्या बता दिया जाए? कूलॉम्स लॉ पढ़ाया जाए? नहीं, पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता सकते हैं। क्वांटाइजेशन। हाँ? अच्छा, अच्छी बात है।
पढ़ना चाहिए बेटा, किससे पढ़े हो मैटर नहीं करता, पढ़ना चाहिए। हाँ एनसीईआरटी ने भी लिया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं बेटा, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, बता सकता है कोई? हाँ गुड गुड। हाँ किसी भी सब्सटेंस में अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल होल मल्टीपल ना, या होल मल्टीपल भी कह सकते हो, होल मल्टीपल में कह रहा हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल, होल मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये है बेटा क्वांटाइजेशन थ्योरी। Q is equals to Ne, Q is equals to Ne, where Q is charge, N is number of electron transferred from one substance to another substance, and E is the charge on one electron। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है पता ही है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो E है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो ट्रांसफर होंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो है N, और Q क्या है, चार्ज है बेटा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर का फेमस लॉ जिसे कहते हैं कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट और पहला लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी लॉ हैं, पहले लॉ ये सबसे पहला लॉ यही बनेगा, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तो पता होगा बेटा सभी को। हाँ मुझे पता था, मुझे मैं कह तो रहा हूँ कि स्पेलिंग गलत हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब बताओ बेटा। अगर मोशन में होगा तब फिर क्या कहलाएगा? चलो चार्ज रेस्ट पर है तो चार्ज रेस्ट पर है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट इफ चार्ज मोशन में आ गया तो डायनेमिक, गलत है वैसे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है जब चार्ज मोशन में होता है, और अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, सेकंड क्या थर्ड चैप्टर तक, सेकंड चैप्टर में तो ऐसे ही चलेगा। हाँ ये टोटल जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। अगर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है, आता है, तो फिर आपको ये लॉ बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। बस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता था, ये लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए लगते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होते, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होता, वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है। मासेस और चार्जेस पर तो लगा सकते हैं बेटा, वो बात अलग है, बट छोटे ऑब्जेक्ट पर सिर्फ मास कंसीडर नहीं किया जा सकता।
छोटे ऑब्जेक्ट का सिर्फ चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है और वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है। हाँ, दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए valid। उसमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट मान लेते हैं, उसमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके तब बिहेव करते हैं। बस फर्क इतना है। तो इसका स्टेटमेंट तो सभी को पता भी होगा, बुक में लिखा भी होगा आपके। स्टेटमेंट फिर भी मैं लिख देता हूँ। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन। ध्यान ये रखिएगा कि जब ग्रेविटेशनल पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, वहां पर रिपल्सन नहीं होता। यहाँ पर एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। स्टेटमेंट पता है, सभी को पता हो रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसका पढ़ा रफ करें। तो बेटा अगर दो चार्जेस है हमारे पास, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मिलता है, या फिर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिलता है जहां पर K क्या है, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट where K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught ये K की वैल्यू होती है। जबकि इतनी दूरी की वैल्यू या फिर K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 where epsilon naught is known as epsilon naught। इसको पढ़ते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज द क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में चार्ज को स्टोर करने की कितनी क्षमता है, इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिट करना, परमिटिविटी का मतलब ये नाम से समझ में आ रहा होगा, परमिट क्या करने का, चार्जेस को स्टोर करने की परमिशन देता है। तो जब फ्री स्पेस में कितने चार्जेस स्टोर हो सकते हैं वो क्षमता बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसी भी सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है, इंसुलेटर के लिए अलग होगा, मेटल्स के लिए अलग होगा, सब हर एक सब्सटेंस के लिए परमिटिविटी अलग हो सकती है। बट यहाँ पर जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फिक्स होता है, कितना होता है बेटा 8.85 into 10 to the power minus 12, 8.85 into 10 to the power minus 12 ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12। मे भी सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत हो?
कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा। हाँ होगी बेटा, होगी, क्यों नहीं होगी? देखो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स ये है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो फोर्स की अब उसकी यूनिट लिखना चाहते हो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखना है, तो क्या करो, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। तो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई f मिल जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, f नीचे आ गया, f नीचे आ गया, बस क्या बचा? q1 q2 अपॉन r स्क्वायर बच गया। तो अब देखो यूनिट लिखना बड़ा आसान हो गया। ये हो गया q1 q2, q1 q2 का मतलब कूलाम इनटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। बचा फोर्स, फोर्स क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन हो गया। और आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस है, मतलब मीटर में हो गया, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आया? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है बेटा, एनसीईआरटी में शायद एग्जांपल में दिया हुआ है मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी चार्जेस इन अ कप ऑफ वाटर, हाउ मेनी चार्जेस, हाँ तो हाउ मेनी, हाँ एग्जांपल दिया हुआ है ना। अरे 1.2 है, 1.3 है, उससे मतलब नहीं है ना बुक में। हाउ मेनी चार्जेस इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर में कितना चार्जेस होंगे। तो इसका होमवर्क है, समझिए ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कोशिश करिएगा खुद से। अच्छा 1 ग्राम वाटर, 1 कप ऑफ वाटर में बता दूं 250 मिलीलीटर या 250 ग्राम आप ले सकते हो, मास ले सकते हो 250 ग्राम, जो उसमें बुक में भी लिखा होगा। अगर आप सॉल्व सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर 250 ग्राम लिखा होगा। ठीक है, तो फिलहाल सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से कोशिश करना है। इसका सॉल्यूशन मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ठीक है बेटा, और सबको एक चीज तो पता ही होगी कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों बेटा, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या जवाब दे रही हूँ? मैंने पूछा कि एक कूलाम चार्ज जनरेट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। एक कूलाम चार्ज जनरेट करने के लिए हमें कितने चार्जेस की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 कूलाम चार्ज। क्वेश्चन लिखिए, इसको क्वेश्चन नोट करिए ये वाला, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा कल के लिए क्या व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। इन 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे चाहिए, व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, नहीं तो फिर कल तो मैं बताऊंगा इसको। कल इन दोनों क्वेश्चंस को, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट, how many electrons are required to generate 1 coulomb charge, how many electrons are required to generate 1 coulomb charge। नहीं, ये नहीं होगा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताना, फिर व्हाट्सएप पर सेंड करना।
हाँ हाँ ठीक है, सॉल्व करना, सॉल्व करके भेजना। ठीक, तो कल हम लोग मिलेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये दो क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिए हैं होमवर्क में, ये होमवर्क आप करके रखिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिसका हो जाए, जिसका नहीं होता कल तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ही। और कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। इसके आगे फिर देखते हैं और कोई टॉपिक होगा। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे कोई? ठीक है बेटा, आज की क्लास ओवर करते हैं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ करके रखिएगा, जैसे आज पढ़ा था वैसे कल भी पढ़ के रखिएगा। ओके।